हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपोहा, जिसमें हम पढ़ रहे थे अंतः प्रवाही नदियों के बारे में। अंतः प्रवाही नदियां वो नदियां होती है जो राजस्थान के भूभाग पर बहती है और ये या तो किसी नदी से मिल जाती है या फिर किसी मैदानी क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ये ना तो कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कोई अरब सागर में गिरती है। मतलब कुल मिला के ये अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान के अंदर वाले भूभाग पर ही बहती है और वहीं पर समाप्त हो जाती है। हमने अब तक अंतः प्रवाही नदियों के अंदर घग्गर नदी के बारे में पढ़ा, काटनी नदी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा साबी नदी है और पिछले वीडियो में हमने बाणगंगा नदी के बारे में अध्ययन किया है। आज हम दो नदियों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो बची कुची नदियां हैं, अन्य प्रवाही नदियों के बारे में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाई इतनी नदियां पड़ी है, इसके अलावा कौन कौन सी नदियां बच गई है उनको भी हम आज के इस वीडियो में लेंगे। तो टॉपिक डाल लेंगे राजस्थान का अपोहा तंत्र, और राजस्थान का अपोहा तंत्र है अंतः प्रवाही नदियों से संबंधित। आज दो नदियों को लेंगे, एक रूपा रेल जिसको हम बोलते हैं वैराह नदियाँ, ठीक है, और छठे नंबर की जो नदी होगी वो होगी काकनी नदी, या बोल दीजिए काकनीय नदी, ठीक है। अब देखिए, ये दो नदियां आपके सामने हैं और इन दो नदियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो नदी लेने वाले हैं वो लेंगे रूपा रेल, जिसका दूसरा नाम वैराह नदी, ठीक है। अब देखिए, इस नदी की हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके उद्गम क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, ये नदी जो है उदयनाथ की जो पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। लिख दीजिए, उदयनाथ की पहाड़ी जो कि कहां पर उपस्थित है? अलवर में। आगे बात समझ में, अलवर में ये मौजूद है, यहां से ये नदी निकलती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अपोहा क्षेत्र की, मतलब ये नदी कहां से ये बहती है, कौन कौन से जिले से जाती है। तो सबसे पहले तो अलवर हो गया, अलवर से जुड़ा हुआ भरतपुर, ये दो जिले हैं जहां पर ये नदी बहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी से संबंधित, आपके भरतपुर और अलवर से संबंधित दो बिंदु है। एक मोती झील आती है। कौन सी झील आती है? मोती झील। आपको मैं बता दूं, मोती झील जो है ये भरतपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील बोलते हैं इसको, ठीक है। यह भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। आगे बात समझ में, मतलब मोती झील जो है वो एक मीठे पानी की झील है जो कि सिंचाई के लिए जल आपूर्ति का काम करती है। वह सिंचाई के लिए जलापूर्ति का काम करती है। ये मोती झील कहां उपस्थित है? भरतपुर में। इसको भी हम मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। आपको पता होना चाहिए, भरतपुर जिले की जीवन रेखा ये झील कहा जाता है। हम लिख देंगे इसको, भरतपुर जिले की जीवन रेखा इस झील को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहीं पर अगर मैं बात करूं आपके इस भरतपुर क्षेत्र की, तो यहां पर एक सुजान गंगा नाम की एक चैनल भी बना हुआ है। इस नाम से सुजान गंगा, और ये एक चैनल है और इसका काम क्या है? ये एक चैनल है जो कि मोती झील को जोड़ता है लोहागढ़ से। एक गढ़ है लोहागढ़, उसको जोड़ने का काम करता है सुजान गंगा, ठीक है। यह एक चैनल है जो मोती झील को लोहागढ़ से
जोड़ता है। ठीक है, ये इस नदी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा राजस्थान का मानचित्र बना लेता हूं और उस राजस्थान के मानचित्र में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्षेत्र है कहां पर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी सटीक जो जगह है वो आप देख लेंगे। ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर आपको दो जिले दर्शाने, एक अलवर और भरतपुर, और उसी के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे। भैया ये तो आपका अलवर है और ये आपका भरतपुर है, मेंशन कर देता हूं, अलवर और दूसरा है भरतपुर। ठीक है, अलवर और भरतपुर जो है वो आपस में जुड़े हुए भाग है। अब देखिए, अपोह तंत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं इस नदी के उद्गम क्षेत्र की बात कर लेता हूं। उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर उपस्थित है? अलवर में। तो भैया ये जो भाग है ये दर्शा दिया उद्गम, और ये उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ी, और ये कहां उपस्थित है? अलवर में। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अपोहा क्षेत्र जैसे कि मैंने बताया अलवर और भरतपुर में है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट है राजस्थान के मानचित्र में। अब आ जाइए मोती झील। मोती झील जो है वो कहां पर उपस्थित है? भरतपुर के अंदर। भैया ये जो क्षेत्र है ये मोती झील का है, और जो कि कहां पर है? भरतपुर में। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए आगे की साइड। यहां पे एक सुजान गंगा नाम दिया हुआ है, और इस सुजान गंगा के अंदर ये विशेषता ये है कि एक चैनल है जो कि मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब जैसे कि मोती झील यहां पर है तो लोहागढ़ इधर कोने में स्थित है, लोहागढ़। लोहागढ़ भी कहां पर उपस्थित है? भरतपुर में। और इस मोती झील को, इस क्षेत्र मतलब लोहागढ़ को मोती झील यहां पर है, लोहागढ़ यहां पर है, और ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, और इस चैनल को हम क्या नाम दिया अपन ने? सुजान गंगा। लिख देंगे अपन सुजान गंगा। क्लियर? इस तरीके से राजस्थान के मानचित्र में मैंने रूपारेल नदी का उद्गम क्षेत्र उदयनाथ की पहाड़ी बताया, अपोहा क्षेत्र बताया अलवर भरतपुर। ये उदयनाथ की पहाड़ी जो है वो अलवर में मौजूद है, बैती कहां पर है? अलवर भरतपुर में। मोती झील भरतपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील बोलते हैं इसको, सिंचाई के लिए जलापूर्ति का काम करती है। भरतपुर जिले की जीवन रेखा इस क्षेत्र को बोलते हैं, मतलब मोती झील को कहते हैं। सुजान गंगा जो है वो एक चैनल है जो कि मोती झील और लोहागढ़ क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। इसी के साथ में हमारी ये पहली नदी जो 5वें नंबर की है, ये रूपारेल वैरा नदी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम दूसरी नदी का नाम लेंगे, काम करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। काकनी नदी जिसे हम बोलते हैं काकनेय नदी के नाम से, वही हम उद्गम पढ़ेंगे, उपनाम पढ़ेंगे, अपोहा क्षेत्र पढ़ेंगे, और फिर राजस्थान के मानचित्र में उसको दर्शाएंगे। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम डालेंगे छठे पॉइंट पे चलते हैं, और अगली नदी है काकनी नदी, जिसको हम बोलते हैं काकनेय नदी के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नदी के उद्गम क्षेत्र की। कहां पर ये नदी निकलती है? कहां से निकलती है ये नदी? निकलती है जैसलमेर। जैसलमेर में एक गांव है, उसका नाम है कोटरी गांव। कोटरी गांव कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, यहां से ये निकलती है, ये उद्गम क्षेत्र हो गया इसका। ठीक है, अपोहा क्षेत्र की बात करें, अपोहा क्षेत्र, तो भैया ये नदी केवल मात्र कहां पर बहती है? जैसलमेर में बहती है। कहां बहती है? जैसलमेर में बहती है। ठीक है, जैसलमेर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, जैसे हमने मोती झील के बारे में पढ़ा, जो कि रूपारेल जो कि आपके भरतपुर अलवर में उपस्थित है। भरतपुर के अंदर मीठे पानी की झील कौन सी बताई मैंने? मोती झील। वैसी ही झील जैसलमेर में है, भुज झील के नाम से वो प्रसिद्ध है। किस नाम से? भुज, बू और झ, भुज झील। ठीक है, ये भुज झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील बोलते हैं, जो कि काकनी नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, लिख देंगे, यह है जैसलमेर की मीठे पानी की झील है, जो काकनी नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये
इसकी कुछ विशेषताएं हैं, 1, 2 और 3, 3 विशेषताएं मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अब इसी के साथ में एक टॉपिक और छूटा, वो है उपनाम। उपनाम, इस नदी को कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि इस नदी को हम मसूरदी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से? मसूरदी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर? इस नाम से भी इस नदी को पुकारा जाता है। अब एक राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक के बारे में बनाया, कहाँ पर आपकी रूपारेल नदी थी। ये एक राजस्थान का मानचित्र है, जैसा भी है आपको समझाने के लिए काफ़ी है। ये आपका राजस्थान का मानचित्र, ठीक है। अब इस राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले तो जैसलमेर कहाँ पर है, तो भैया ये जो उभरा हुआ भाग है इधर की साइड, ये आपका जैसलमेर है। कहाँ है? जैसलमेर। ये भाग दिख रहा है आपको, जैसलमेर का है। अब सुनिए, उद्गम क्षेत्र कौन सा है? कोटरी। तो कोटरी आपके जैसलमेर में लिख देंगे, कोटरी गांव। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो भैया ये तो हो गया उद्गम। क्या हो गया? उद्गम क्षेत्र हो गया। क्लियर? जो कि जैसलमेर में है। अपुआ क्षेत्र जैसलमेर, मतलब ये केवल जैसलमेर में ही अपुआ होता है इस नदी का। भुज झील कहाँ पर है? थोड़ा सा कोटरी क्षेत्र से, मतलब कोटरी गांव से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं अपन इधर की साइड, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक झील है जिसको हम बोलते हैं भुज झील। ठीक है, जो भी कहाँ पर उपस्थित है? जैसलमेर में। और ये भुज झील का निर्माण हुआ है, वो निर्माण हुआ है आपके काकने नदी के माध्यम से इस नदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये राजस्थान के मानचित्र में मैंने आपके जैसलमेर के अंदर इसको प्रदर्शित करके बता दिया। ठीक है, इस नदी के बारे में इतना ही है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काकने नदी कहाँ पर स्थित है, कौन से क्षेत्र से निकलती है, अपुआ क्षेत्र कौन सा है, भुज झील कौन सी है, कहाँ पर उपस्थित है, और इसका उपनाम। क्लियर? यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा अन्य अंतः प्रवाही नदियाँ कौन सी है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग। देखिए, टॉपिक डाल लेंगे अपन अन्य अंतः प्रवाही नदियाँ। अब जो बची कुची नदियाँ हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बता दें, नागौर की खारी सबसे पहली है, नागौर की खारी नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपके सीकर के खंडेल। सीकर जो है जिला, वहां पर खंडेल नदी है। क्लियर? आगे सुनिए, तीसरे नंबर पे जो आती है जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा को जोड़ती हुई सांभर। ठीक है, जयपुर, अलवर और एक है अजमेर। ये तीन जिले जयपुर, अजमेर और नागौर। ठीक है, अजमेर और नागौर ये सांभर से संबंधित है। ठीक है, इस सांभर नदी की जो लंबाई हम बात करें तो 36 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, आगे सुनिए, अजमेर जाओगे तो अजमेर में रूपनगढ़, अजमेर से रूपनगढ़ नदी। इसके अलावा आपके एक नदी है मेथा और मेड़ा। ये मनोर थाना जो जयपुर, जिसे हम मनोर थाना की पहाड़ी जिसे हम बोलते हैं, मनोर पहाड़ी जो है, जो मनोर थाना के पास में जयपुर जिले में, जो कि हमारे राजस्थान की राजधानी है, यहाँ से एक नदी है मेथा और मेड़ा। ठीक है, मनोहर पहाड़ी, और ये पहाड़ी है जयपुर में, और यहाँ पर नदी है कौन सी बताई मैंने? मेथा मेड़ा, मेथा मेड़ा। ठीक है, ये अन्य अंतः प्रवाही नदियाँ। अब मैं कुछ नोट करने वाली बात बता रहा हूँ इसी से संबंधित, सुन लीजिए। नोट क्या है? जैसे कि मैं सांबर के बारे में बता दूं, सांबर में सर्वाधिक नमक लाने वाली जो नदी है वो मेथा ही है। कौन सी नदी है? मेथा। सांबर जो है वो नमक के लिए प्रसिद्ध है, और नमक जो लेके आती है वो सबसे ज़्यादा मेथा नदी लेके आती है। तो ये नोट करने वाली बात है, सांबर में
सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? मेथा नदी। क्लियर? ये नोट करने वाली बात। दूसरी नोट करने वाली बात क्या है कि आपका जो सांबर है वो अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है, अर्थात नदियां जो है वो चारों ओर से आकर एक स्थान जो कि सांबर है वहां पर आके मिल जाती है। मतलब एक बीच का केंद्र मान लीजिए सांबर नदी को, सांबर झील जिसे हम बोलते हैं। सांबर झील एक अभिकेंद्रीय स्थान है, प्रतिरूप है, उदाहरण है। सारी नदियां आकर यहां पे मिल जाती है एक स्थान पर। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन, सांबर अभिकेंद्रित स्थान है जहां चारों दिशाओं की नदियां आकर सांभर में मिल जाती है। आगे बात समझ में, ये नोट करने वाली बात है। एक आपको मैं बताऊं, बालसन का नाम सुना होगा। बालसन क्या है? पर्वतों से घिरे हुए जलीय बेसिन या नदी बेसिन को हम बालसन के नाम से कहते हैं। जलीय बेसिन, नदी बेसिन मतलब जो नदियां आती है और अपने साथ मिट्टी लेके आती है, उसको एक जगह एकत्रित कर देती है, उस क्षेत्र को, और जो कि पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं बालसन। लिख दीजिए, ये भी नोट करने वाली बात है। बालसन किसे कहते हैं? तो बालसन क्या है? दोबारा सुन लीजिए, पर्वतों में घिरे हुए जल बेसिन, नदी बेसिन। ठीक है, पर्वतों में घिरे हुए जल बेसिन या कह दीजिए नदी बेसिन क्षेत्र को बालसन कहते हैं। आगे बात समझ में। और इसका एक छोटा सा उदाहरण जो है वो सांबर झील है। ठीक है, उदाहरण लिख देता हूं मैं। ऐसा उदाहरण कहां मिलेगा आपको? सांभर झील। सांबर झील इसका एक मुख्य इकलौता उदाहरण है। क्लियर? इसी के साथ में हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। अंतः प्रवाही नदियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी, हमने अरब सागर पढ़ लिया, अंतः प्रवाही नदियां पढ़ ली, और एक आखिर में जो बचता है वो बंगाल की खाड़ी का राजस्थान के अपोहा तंत्र को पढ़ेंगे कि मतलब राजस्थान की नदियां अब कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में जो जो नदियां गिरेगी उनका अध्ययन हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।